ऑनलाइन एजुकेशन परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान। देखिए, राजनीतिक विज्ञान का जो क्षेत्र है, आप कोई छोटा क्षेत्र नहीं है, ये एक समग्र क्षेत्र में आता है। इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, हमारे सामाजिक मुद्दों के इसमें हम अध्ययन करते हैं। 12th क्लास की राजनीतिक विज्ञान की 2 पुस्तकें, उसमें से हम पढ़ेंगे आज की क्लास में समकालीन विश्व राजनीति के बारे में। समकालीन विश्व राजनीति के बारे में उन घटकों का, उन घटनाओं का, उन बातों का हस्तक्षेप होगा या फिर बताई जाएंगी आपको, वो बातें बताई जाएंगी जिनका घटनाक्रम हमारे भारत देश से जुड़ा हुआ है। जो भारत देश से घटनाएं जुड़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो बातें का अध्ययन करेंगे, उन बातों का अध्ययन करेंगे जो कि भारत देश की राष्ट्रीयता या भारत देश की राजनीति से जुड़ी हुई है। क्योंकि हम भारत देश के नागरिक हैं और भारत देश के नागरिक होने के कारण हमको ये बातें अध्ययन करनी पड़ेंगी, पढ़नी पड़ेंगी। देखिए, 12वीं क्लास आपकी कक्षा 12th में, क्लास 12th में आपकी पॉलिटिकल साइंस का बुक है आपकी समकालीन विश्व राजनीति। समकालीन विश्व राजनीति आपका फर्स्ट चैप्टर है शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध, कोल्ड वॉर। शीत युद्ध क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। शीत युद्ध क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे इसको हम अच्छे से समझते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे तो हमारे समझ में भी आ जाएगा। लेकिन आज की क्लास में आपको समझना है बस 2 शब्दों में, यही देखना है आपको। कुछ कम से कम शब्दों में मैं आपको बता देता हूं कि शीत युद्ध क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अमेरिका और सोवियत संघ, यूएसए एंड यूएसएसआर, अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच उत्पन्न तनाव और मतभेदों की स्थिति, उत्पन्न तनावपूर्ण संघर्ष को ही शीत युद्ध का नाम दिया गया। वो शीत युद्ध से क्यों कहा गया, युद्ध क्यों नहीं कहा गया, वो कारण भी हम पढ़ेंगे आगे जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ेंगे। इसके इंट्रो देख लेते हैं हम। इसका इंट्रो, इसका परिचय क्या है, इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया आपको, ये देखते हैं। इसका परिचय, इंट्रो। यह अध्याय पूरी पुस्तक के लिए एक पूर्व पीठिका प्रस्तुत करता है। ये जो चैप्टर है आपकी पूरी बुक के लिए एक नींव का कार्य करता है, नींव का कार्य करता है। जिस प्रकार से एक घर होता है, मकान होता है, उसकी आधारशिला जो होती है वो नींव होती है, जहां पर वो स्टार्ट होती है, उसकी बुनियाद होती है वो। उसी प्रकार से इस चैप्टर की बुनियाद का कार्य करता है यही चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर है आप इसका। इसमें वही घटनाक्रम बताए गए होंगे, कैसे विश्व पटल पर 2 महाशक्तियों का उभार हुआ, फिर धीरे धीरे इसमें बताया जाएगा कैसे कैसे के विश्व में एक ही महाशक्ति रह गई, सिमट के वो सारी शक्तियां एक ही महाशक्तियां के पास रह गई। ऐसे करके हम पूरी बुक का अध्ययन करेंगे। और इस चैप्टर में जो है वो है आपके 2 महाशक्तियों का तनावपूर्ण स्थिति को दिखाया गया। शीत युद्ध की समाप्ति को समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत की तरह देखा जाता है। शीत युद्ध की जो समाप्ति है, शीत युद्ध के बाद की स्थिति को समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत की तरह जाता है। आप ये चीजें कह सकते हैं कि हमारे समय से जुड़ाव, हमारे काल से जुड़ाव, वर्तमान जब हमें इससे जो जुड़ाव रखने वाली जो राजनीति है वो शीत युद्ध के समाप्तिकरण को माना गया। शीत युद्ध के बाद की जो स्थितियां हैं उनको हमारे वर्तमान राजनीति से उसको जुड़ाव माना गया, उसको रखा गया है। समकालीन विश्व राजनीति इस पुस्तक की विषय वस्तु है। यही जुड़ाव जो है शीत युद्ध के बाद समकालीन हमारे वर्तमान से जुड़ा हुआ, हमारे काल से जुड़ा हुआ काल समकालीन इसीलिए। और समकालीन विश्व राजनीति, विश्व पटल पर जो राजनीतियां हुई, जो घटित हुई, जो राजनीतियां चली या चल रही हैं, उनका ही यही विषय वस्तु बताई गई है, या फिर जो भी टॉपिक्स हैं वो सभी इसी पुस्तक में यही हैं, समकालीन विश्व राजनीति से जुड़े हुए। इस अध्याय से यह साफ हुआ कि किस तरह 2 महाशक्तियों, कौन कौन सी महाशक्तियों, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए और सोवियत संघ का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था। जो 2 महाशक्तियां थी वो उनका यूएसए एंड यूएसएसआर, उनका वर्चस्व किसमें था, शीत युद्ध के केंद्र में। आप बोल सकते हैं इन्हीं 2 महाशक्तियों का तनावपूर्ण स्थिति थी, इन्हीं 2 महाशक्तियों के इस शीत युद्ध का केंद्र माना गया था, इसमें केंद्र दिखाया गया। यह अध्याय में विश्व के विभिन्न हिस्सों में शीत युद्ध की समर स्थलियों तक भी ले जाएगा। ये जो चैप्टर है यहाँ पर ये जो घटनाक्रम कहाँ विश्व में कहाँ कैसे कैसे घटित हुए उन तक भी हमको ये चैप्टर बताएगा, इसके बारे में हम देखेंगे। इस अध्याय में गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर इस दृष्टि से विचार किया गया है कि किस तरह इसने दोनों राष्ट्रों के दबदबे को चुनौती दी। अब इस तरह से हम ये भी जान सकते हैं कि भारत की भूमिका इसमें रही क्या होगी। आप भी सोच रहे होंगे
कि जब इन दो महाशक्तियों के बीच का युद्ध है, दो महाशक्तियों की तनावपूर्ण स्थिति है, तो इसमें भारत का रोल क्या रहा। भारत का रोल इसमें आगे हम पढ़ेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य के रूप में, या बोल सकते हैं संस्थापक राष्ट्र के रूप में। गुट निरपेक्ष आंदोलन, इससे आप अभी थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे होंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन से है इन दो महाशक्तियों के मध्य जब ये तनावपूर्ण स्थिति ज्यादा आने लगी तो उन्होंने अपने ग्रुप बनाना स्टार्ट कर दिया था, गुट बनाना स्टार्ट कर दिया था। और भारत की नीति थी गुट निरपेक्ष, गुट से दूर रहने की, गुट से अलग रहने की। इसी को गुट निरपेक्ष आंदोलन किया गया। समग्र रूप में हम पढ़ते रहेंगे इसके आगे। देखिए, गुट निरपेक्ष देशों द्वारा नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने के प्रयास की चर्चा किस तरह इन देशों में गुट निरपेक्ष आंदोलन को अपने आर्थिक विकास और राजनीतिक स्वतंत्रता का साधन बनाया। अब ये गुट निरपेक्षता के बारे में बताया गया है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन ने क्या क्या कार्य किए। नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित की, विश्व पटल पर नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित की। नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से आशय, पहले वर्चस्व किसका रहता था, जो कि शक्तिशाली राष्ट्र थे, जो विकसित राष्ट्र थे। लेकिन नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थाएं की गई थी कि जो कि पिछड़े हुए राज्य हैं, यानी कि राष्ट्र हैं जो पिछड़े हुए हैं, जिनका विकास नहीं हुआ, उनको भी मौका मिले, उनके व्यापार में और विकास में क्या हो, सार्थकता मिले उन्हें, और क्या वो नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को प्राप्त कर दें, यानी कि उनकी आर्थिक उन्नति की ओर जो ध्यान दिया गया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का आर्थिक विकास, ये किस प्रकार से इन्होंने नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को स्थापित किया। और राजनीतिक स्वतंत्रता, जो कि राष्ट्र गुलाम थे पहले और उनको नई नई आजादी प्राप्त हुई थी, उनको उनकी कैसे उनकी स्वतंत्र राजनीति प्राप्त हुई, ये साधन किसने बनाया, गुट निरपेक्ष आंदोलन ने। देखिए, अध्याय के अंत में गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका का मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें भूमिका जो भारत की रही विश्व पटल पर गुट निरपेक्ष आंदोलन के द्वारा शीत युद्ध की जैसी स्थिति में, उसका मूल्यांकन किया जाएगा, उसके बारे में पढ़ा जाएगा, उसका आकलन किया जाएगा। और भारत के हितों की रक्षा में गुट निरपेक्षता की नीति किस सीमा तक सफल रही। गुट निरपेक्षता की नीति ने भारत के हितों को कैसे साध्य किया, उसका भारत देश का हित साध्य किस प्रकार से गुट निरपेक्षता की नीति ने किया। कोई भी राष्ट्र हो, व्यक्ति हो, समाज हो, कोई भी, जब भारत देश की ही बात नहीं हो, कोई भी राष्ट्र होता है, व्यक्ति होता है, समाज होता है, वो कोई भी फैसला लेता है तो वो कोई ना कोई फैसला उसके उन्नति, उसके विकास, उसी के व्यवहार से जुड़ा हुआ होता है। उसी प्रकार से शीत युद्ध की जैसी स्थिति में भारत देश ने जब गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया तो उसने उसका हित साधन किस प्रकार से किया, इसको भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए, ये जो आपके चित्र दिखाए गए हैं, आपके ये जो पिक्चर्स हैं, ये अमेरिका का फ्लैग है और अमेरिकी सैनिक टुकड़ी ये इस झंडा को फहरा रहे हैं। नेक्स्ट है ये सोवियत संघ का, ये सोवियत संघ का फ्लैग है जो कि सोवियत संघ की जीत को इंगित करते हैं। इनके बारे में मैं आपको बता दूं, ये जो तस्वीरें दी हुई हैं, ये दी हुई हैं द्वितीय विश्व युद्ध की घटना के बाद। मैंने आपको बताया शीत युद्ध की जैसी स्थिति द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद पनपी थी। तो ये जो आपको बताया गया कि किस प्रकार से ये पनपी, किस प्रकार से इसको चरम सीमा इसकी बढ़ती गई, कई वर्षों तक, लगभग 45-40 सालों तक ये जब चला था शीत युद्ध, तो वो इतनी सालों तक कैसे चला, ये स्थिति धीरे धीरे पनपी थी और एक अग्रसर रूप धारण कर गई थी। वो कैसे हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। दोनों महाशक्तियां बन बैठी थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, और वो कैसे कैसे हुआ देखिए। दूसरे विश्व युद्ध के अंत के परिणाम स्वरूप दो महाशक्तियों का उदय हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हो गया, हुआ क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों ने भाग लिया था। ये आपको अच्छे से समझ आएगा। फिलहाल मैं आपको लैंग्वेजली बता रहा हूं आपको कि इसमें मित्र राष्ट्र थे और धुरी राष्ट्र थे, इन्होंने युद्ध किया था। इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में परिणाम, उसके समाप्त होने के बाद दो महाशक्तियां आ गई थी विश्व के लेवल। वो आगे बताएंगे कैसे कैसे हुआ था। देखिए, ऊपर के दो चित्र दूसरे विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए और समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर यानी कि रूस, जो कि आज हम रूस को उसको समझते हैं, वो सोवियत संघ था पहले। ये दोनों महाशक्तियां उभर गई। ये जो पिक्चर्स दिखाई उसकी विजय को दिखा रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में जब उनकी जीत हुई थी, वो फ्लैग जो फहराए जा रहे हैं, जो झंडा फहराए जा रहे हैं, वो इसको इंगित करते हैं उसकी जीत को। पहला, अमेरिकी सैनिक 23 फरवरी 1945, 23 फरवरी 1945 को आइवो जिमा जापान की लड़ाई में अपना झंडा फहराते हुए। जापान की हार हुई थी और आइवो जिमा एक जापान का शहर है, वहां पर ये
अमेरिकी जो सैनिक टुकड़ी है वो 23 फरवरी 1945 को अपना झंडा फहरा रहे थे। जो पहली पिक्चर अमेरिका का झंडा फहराते हुए दिखाई गई थी। समाजवादी सोवियत गणराज्य के सैनिक मई 1945 में राइस्टिंग बिल्डिंग, बर्लिन, जर्मनी के शहर बर्लिन में राइस्टिंग बिल्डिंग पर अपना झंडा फहराते हुए। क्यूबा का मिसाइल संकट, शीत युद्ध की स्थिति, ये चरम सीमा है शीत युद्ध की आपकी। क्यूबा का मिसाइल संकट, अमेरिका के पास में एक छोटा सा तटीय देश है, अमेरिका का द्वीपीय देश कह सकते हैं, तटीय है, उसके तट के पास में है। जैसे कि भारत और श्रीलंका की स्थिति है उसी प्रकार से अमेरिका और क्यूबा की आप मान सकते हैं, लगभग उसी प्रकार से मान सकते हैं। मानचित्र में आप देखते होंगे जिस प्रकार से भारत और श्रीलंका की स्थिति है उसी प्रकार से अमेरिका और क्यूबा की स्थिति है, वो आपको समझ में आ जाएगा, मैप में दिखाएंगे हम आपको। लेकिन आपको समझना क्या है, क्यूबा का मिसाइल संकट था क्या। क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश था, अमेरिका के पास में था, उसमें थी साम्यवादी व्यवस्था। शीत युद्ध की स्थिति जो पनपी थी वो थी दो विचारधाराओं को लेकर, पूंजीवाद और साम्यवाद। अमेरिका जो था पूंजीवाद को फॉलो करता था, प्राइवेटाइजेशन बोल सकते हैं आप पूंजीवाद को। वहां होता क्या है, पूंजीवाद को बढ़ावा देना चाहता था अमेरिका। वहीं सोवियत संघ है वो साम्यवादी व्यवस्था को मानता था, देश में साम्यवादी व्यवस्था को अच्छा मानता था, विश्व में वो साम्यवादी व्यवस्था को फैलाना चाहता था, साम्यवादी व्यवस्था का सपोर्टर था वो। उसी प्रकार से अब जब इन दोनों की महाशक्तियों का मतभेद होने लगा इसी विचारधारा को लेकर, तो धीरे धीरे ये मतभेद इतना बढ़ गया कि शीत युद्ध जैसी स्थिति बन चुकी थी। वहीं क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान जब मैं आपको बताऊं, क्यूबा क्या था, एक छोटा सा द्वीपीय शहर, वो साम्यवादी विचारधारा को मानने वाला था। जब साम्यवादी विचारधारा को वो मानने वाला था तो जाहिर सी बात है वो किसका सपोर्ट करेगा, सोवियत संघ का, यूएसएसआर का सपोर्ट करने वाला था। अमेरिका के पास में था लेकिन सपोर्ट किसका कर रहा था, सोवियत संघ का। इसी कारण सोवियत संघ का सपोर्ट करने के कारण वहां पर सोवियत संघ ने अपना परमाणु हथियारों का केंद्र बनाना चाहा था। परमाणु हथियार, अपनी परमाणु मिसाइल्स, अपना हथियारों का केंद्र उसने कहां बनाना चाहा, क्यूबा को। और क्यों बनाना चाहा, क्योंकि क्यूबा किसके पास में था, अमेरिका। अगर युद्ध छिड़ जाता तो अमेरिका को ज्यादा नुकसान होता क्यूबा से। क्यों, क्योंकि वहां पर हथियार ज्यादा पास में पहुंचने से वो उसको ज्यादा हताहत कर सकता था, ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता था। जहां सोवियत संघ इतनी दूर होने के बाद में कम नुकसान पहुंचाता, क्यूबा में अपने हथियार तैनात करने के बाद वो ज्यादा उसको नुकसान पहुंचा सकता था। इस वजह से, इसी वजह को जब अमेरिका को यह बात पता लगी और अमेरिका और सोवियत संघ जब एक दूसरे के सामने आकर डट गए, इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है क्योंकि शीत युद्ध में यह चरम बिंदु था, सबसे सरगर्म दौर इसको बोल सकते हैं। देखिए हुआ क्या था इसमें, 1961 की अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही थी कि अमेरिका साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा। मैंने आपको बताया साम्यवादी व्यवस्था को, साम्यवादी आइडियोलॉजिकल स्थिति को कौन फॉलो करता था, क्यूबा। और सोवियत संघ भी साम्यवादी व्यवस्था को बढ़ाना चाहता था, उसको फॉलो करता था। इस वजह से वहां के सोवियत संघ के जो नेता थे उनको ये चिंता सताने लगी कि ऐसा ना हो कि अमेरिका क्या कर दे, क्यूबा पर हमला कर दे और वहां के साम्यवादी व्यवस्था को नुकसान पहुंचाए या फिर उसको खत्म कर दे। ऐसे करके इस देश के राष्ट्रपति जो फिदेल कास्त्रो, ये क्यूबा के थे राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो, वहां का तख्ता पलट हो जाएगा। आप भी जानते हैं फिदेल कास्त्रो का यहां नाम क्यों लिया गया, कोई भी राष्ट्र नायक होता है या कोई बोलते हैं कि आप बोल सकते हैं किसी देश का प्रथम नागरिक है, वो राष्ट्रपति हो, किसी में प्रधानमंत्री हो, जो भी होता है, कोई भी पद हो, लेकिन आप व्यक्ति उसका देश का प्रथम नागरिक होता है। जब कोई व्यक्ति वहां से शासन संभाल रहा है, यदि उसका तख्ता पलट कर दिया जाए तो आप ये चीजें मानते हैं कि जिस राजनीतिक व्यवस्था को वो चला रहा होता है वो क्या हो जाती है, चेंज होता है। मानते नहीं मानते, जैसे कि हमारे देश में बहुदलीय व्यवस्था है और आप जानते हैं जिस प्रकार से एक दल के शासन को समाप्त होने के बाद दूसरी पार्टी जब शासन पे आती है तो कहीं ना कहीं जो एक पार्टी उसके जो पुरानी जो नीतियां चल रही थी वो उसके खिलाफ ही काम करती है। क्यों करती है, क्योंकि उसकी अपनी नीतियां होती हैं, उसकी अपनी आइडियोलॉजी होती है। उसी प्रकार से जब उनको सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सताने लगी कि फिदेल कास्त्रो जो कि क्यूबा के राष्ट्रपति थे वो वहां पर शासन कर रहे थे और अमेरिका यदि वहां पर हमला कर देता तो साम्यवादी व्यवस्था को बदलने के लिए फिदेल कास्त्रो को क्या हो जाता, तख्ता पलट हो जाता। ये चिंता किसको सता रही थी, सोवियत संघ को। क्यों, क्योंकि सोवियत संघ और क्यूबा का जुड़ाव था, साम्यवादी व्यवस्था दोनों में लागू थी। ऐसे करके
इस वजह से उनको ये डर सता रहा था, क्योंकि साम्यवादी व्यवस्था वहां से खत्म हो जाती। क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था। सोवियत संघ उसे कूटनीतिक और तथा वित्तीय सहायता देता था। किसी न किसी कारणवश उसका ये जुड़ाव था, ये उसमें राजनीतिक और वित्तीय आर्थिक स्थितियों को जोड़ता था उनको। और वो जब सोवियत संघ बड़ी महाशक्ति था, वो छोटे क्यूबा देश था, तो उसको सहायता देता था। ऐसे करके उनका जुड़ाव था, वो मित्र राष्ट्र। सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में, अब सोवियत संघ जो था उसका जो शक्तिशाली बोल सकते हैं हिस्सा था रूस, उस वहां के जो सैनिक अड्डे के रूप में किसको देखना चाहा? क्यूबा को। सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने सोचा कि क्यों ना हम क्यूबा को सैनिक अड्डे के रूप में तब्दील कर दिया जाए। बदलने का फैसला कर लिया। 1962 में क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। 1962 में जो निकिता क्रुश्चेव थे सोवियत संघ के नेता, उन्होंने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात भी कर दी। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नजदीकी निशाने में आ गया। मैंने आपको बताया था, नजदीकी निशाने में आ गया। हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग 2 गुने ठिकानों या शहरों पर हमला बोल सकता था। नजदीकी निशाने से मतलब ही यही है कि पास में आने से जितना वो दूर से नुकसान कर सकता था, उससे 2 गुने स्थिति पे 2 गुने ज्यादा उससे नुकसान कितना कर सकता था? वो क्यूबा में बैठकर या क्यूबा में अपने हथियारों को तैनात करके कर सकता था। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को 3 हफ्ते बाद पता लगी। ये अमेरिका को इस घटना का जो कि उसको परमाणु हथियार केंद्र बना दिया, इसको कब लगी? 3 हफ्ते के बाद। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और उनके सलाहकार ऐसा कुछ करने से हिचकिचा रहे थे कि जिससे दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो जाए। जब इस बात की भनक अमेरिका को लगी, किस बात की? क्यूबा के में परमाणु हथियारों को अपने को संयंत्र बना, या आप बोल सकते हैं परमाणु हथियारों का केंद्र बनाने की क्यूबा के, तो उस टाइम पे अमेरिकी राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी और सोवियत संघ के नेता थे निकिता क्रुश्चेव और क्यूबा के थे फिदेल कास्त्रो। जब ये घटनाक्रम हो चुका था तो 3 हफ्ते बाद, उसके 3 हफ्ते बाद अमेरिका को ये बात पता लगी और उन्होंने ये सोचा कि किस प्रकार से हम इस स्थिति को इग्नोर करें या फिर यहां से इन हथियारों को कैसे हटवाएं। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये सोच रहे थे, हिचकिचा रहे थे, डगमगा इस वजह से रहे थे कि यदि हम इस पे हमला कर दें तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? परमाणु हमला या परमाणु युद्ध बोल सकते हैं आप, एटॉमिक वॉर स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे करके वो हिचकिचा रहे थे, लेकिन वे इस बात को लेकर दृढ़ थे कि क्रुश्चेव क्यूबा से मिसाइलों और परमाणु हथियारों को हटा ले। वे बिल्कुल निश्चित थे कि जो निकिता क्रुश्चेव है सोवियत संघ, वो अपना सोवियत संघ कहां से हटा ले? परमाणु हथियारों को क्यूबा से हटा ले। कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिका जो जंगी बेड़े हैं अमेरिकी, उनको आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाजों को रोका जाए। अब जॉन एफ कैनेडी जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे, उन्होंने यह आदेश दे दिया कि सोवियत संघ के जो जहाज क्यूबा की तरफ आ रहे हैं अपने हथियार लेकर, उनको रोका जाए समुद्री सीमा में। इस तरह अमेरिकी सोवियत संघ के मामले के प्रति अपनी गंभीरता की चेतावनी देना चाहता था। ऐसी स्थिति में यह लगा कि युद्ध होकर रहेगा। जब उनको रोकने के लिए अमेरिका के जहाज और सोवियत संघ के जहाज इधर आ ही रहे थे, दोनों एक दूसरे के सामने आकर डट गई सेना, तो ऐसी स्थिति में समूचे विश्व को यह लगा कि अब की बार इस युद्ध से कोई नहीं बचा सकता, बिल्कुल युद्ध होकर रह गएगा, क्योंकि सेनाएं आमने सामने आ चुकी थी। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना गया। अब इसी स्थिति को क्यूबा मिसाइल संकट कहा जाता है। शीत युद्ध के दौरान क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, ये आप समझ गए होंगे। देखिए, इस संघर्ष की आशंका ने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया। पूरी दुनिया बेचैन क्यों थी? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध दोनों ने झकझोर कर दिया था विश्व को। तीसरे विश्व युद्ध को सहने की क्षमता पूरे विश्व के देशों पर नहीं थी। ऐसे में पूरी दुनिया को यह डर सता रहा था कि ये दोनों महाशक्तियां यदि होड़ के कारण अगर इस स्थिति को पैदा कर लेती हैं कि तीसरा विश्व युद्ध हो जाए, और होने में स्थिति कोई कसर भी नहीं थी क्योंकि दोनों की सेनाएं एक दूसरे के सामने आ चुकी थी। ऐसे में करके दुनिया पूरी बेचैन हो चुकी थी। यह टकराव कोई आम युद्ध नहीं होता। अंततः दोनों पक्षों ने युद्ध टालने का फैसला लिया और दुनिया ने चैन की सांस ली। अब दोनों पक्ष जो अमेरिका और सोवियत संघ, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने सोचा कि यदि अगर हम युद्ध करेंगे तो ये कोई आम युद्ध नहीं होगा, कोई नॉर्मल युद्ध नहीं होगा, ये होगा महाविश्व युद्ध, महाविनाश कर देगा, ये पूरे समूचे विश्व का विनाश हो जाएगा।
ऐसे में इन्होंने युद्ध टालने की कोशिश की और चैन की सांस ली। सोवियत संघ के जहाजों ने या तो अपनी गति धीमी कर ली और वापसी का रुख कर लिया। अब इसमें युद्ध टालने का फैसला कैसे हुआ? सोवियत संघ के जो जहाज वहां पर हथियार आ रहे थे लेकर, वो वापस हो लिए। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। क्यूबा मिसाइल संकट ये चरम बिंदु। शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका तथा इनके साथी देशों के बीच प्रतिद्वंदिता, तनाव और संघर्ष की एक श्रृंखला के रूप में जारी रहा। शीत युद्ध जो है सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य में या इनके साथी जो देश थे, इनके जो मित्र राष्ट्र थे, उनके बीच प्रतिद्वंदिता, एक होड़, एक कंपटीशन और तनाव, इनके बीच में जो खींचातानी चल रही थी वो, और एक संघर्ष, छोटे मोटे इनकी जो झड़पें होती थी उनकी एक श्रृंखला के रूप में, एक बोल सकते हैं क्रमबद्धता के साथ में एक घटनाएं ये होती रही थी। और सौभाग्य से इन तनाव और संघर्षों ने युद्ध का रूप नहीं लिया। इनमें छोटे मोटी झड़पें हुई, छोटे मोटे युद्ध हुए, लेकिन ये एक विश्व युद्ध से या फिर एक महान रक्त रंजित युद्ध से बचे रहे। यानी इन दोनों देशों के बीच कोई पूर्ण व्यापी रक्त रंजित युद्ध नहीं छिड़ा। विभिन्न इलाकों में युद्ध हुए, विभिन्न इलाकों में युद्ध भी हुए। दोनों महाशक्तियां और उनके साथी देश इन युद्धों में संलग्न भी रहे, दोनों जुड़े भी रहे। वे क्षेत्र विशेष के अपने साथी देश के मददगार बने, लेकिन दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से बच गई। अब इनके साथ वो भी थे मित्र, अब बोल सकते हैं ना ग्रुपबाजी हुई क्यों? क्योंकि इनके साथ जो अमेरिका के सपोर्टर थे वो अमेरिका के साथ आए युद्ध करने के लिए, जो सोवियत संघ के सपोर्टर थे, साम्यवाद को फॉलो करने वाले थे, वो सोवियत संघ के साथ में आए। शीत युद्ध सिर्फ जोर आजमाइश, सैनिक गठबंधन अथवा शक्ति संतुलन, जोर आजमाइश, सैनिक गठबंधन अथवा शक्ति संतुलन का मामला भर नहीं था, बल्कि इससे साथ साथ विचारधारा के स्तर पर एक वास्तविक संघर्ष जारी था। बल्कि ये तो एक विचारधारा के मध्य ही एक युद्ध था, आप बोल सकते हैं विचारधारा के मध्य एक वास्तविक संघर्ष था। विचारधारा की लड़ाई इस बात को लेकर थी कि पूरे विश्व में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे बेहतर तरीका या बेहतर सिद्धांत कौन सा है। अब इसमें ये विचारधारा, आप सोच रहे हैं कौन सी विचारधाराओं में टकराव था? कि टकराव था कि समाज की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, किसी देश की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का, उनको एक ग्रोथ पहुंचाने का, उनको विकास के लिए, उनके लिए पूरे विश्व में ये कौन सा बेहतर सिद्धांत है। पश्चिमी गठबंधन का अगुवा अमेरिका था, उनका जो लीडर था, जो वेस्टर्न जो कंट्रीज थे, जो वेस्टर्न जो अलायंस था, उनका जो अगुवा था, लीडर था, वो कौन था? अमेरिका था। कौन था? अमेरिका। यह गुट उदारवादी लोकतंत्र तथा पूंजीवाद का समर्थक था। ये जो अगुवा अमेरिका जो देश है, वो कौन सी आइडियोलॉजी फॉलो कर रहा था? कौन सी विचारधारा को मानने वाला था? उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद का सपोर्टर था। किसका था? पूंजीवाद का। पूर्वी गठबंधन का अगुवा सोवियत संघ था। पूर्वी गठबंधन का आप बोल सकते हैं, इसमें जो ईस्ट अलायंस था उसका जो वो लीडर था वो कौन था? सोवियत संघ। और इस गुट की प्रतिबद्धता समाजवाद तथा साम्यवाद के लिए थी। ये साम्यवाद व्यवस्था को फॉलो करता था, साम्यवाद आइडियोलॉजी को मानता था। देखिए क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में आपको क्या है, देखिए इस घटना में आप समझ जाएंगे। मैं आपको बताऊं, अब इसमें जो ये रेडिएशन का जो आपको लाल घेरे दिखाए गए हैं, इस वो क्यों दिखाए गए मैं आपको बताऊं। देखिए ये है आपका क्यूबा। मैंने आपको बताया था जैसे जिस प्रकार से भारत और श्रीलंका की स्थिति है उसी प्रकार ये जो छोटा सा द्वीपीय देश दिखाया ये है क्यूबा। कौन सा है? क्यूबा। और ये जो बड़ा हिस्सा दिखाया गया आपको ये है यूएसए यानी कि अमेरिका। तो उसी प्रकार से पास में तटीय है और द्वीपीय देश है। यहां पर सोवियत संघ ने क्या किया? अपने परमाणु हथियारों का केंद्र बनाने का सोच लिया था। हथियारों का केंद्र क्यूबा को केंद्र बनाने की किसने सोचा था? सोवियत संघ ने। किसने? सोवियत संघ ने। सोवियत संघ ने यानी कि यूएसएसआर ने क्यूबा को। ये था अमेरिका। अब मान के चलिए आप ये चीजें देख रहे हैं, इसका ये जो घेरे दिए गए वो किस लिए दिए गए? यहां यदि अगर परमाणु हथियार मान के लिए तैनात कर दिए गए सोवियत संघ और यहां से अगर कोई हमला करता है तो अमेरिका के देखिए
यहां तक नहीं बल्कि यहां तक रेंज इसकी जा रही है। ये यहां इस एरिया में अमेरिका का अधिकतर हिस्सा ज्यादा कवर्ड हो रहा है। इस लाइन तक अमेरिका का पूरा ये हिस्सा क्या हो रहा था, कवर्ड हो रहा था परमाणु हथियारों से। तो ज्यादा 2 गुने हिस्से पर जहां सोवियत संघ नहीं कर सकता था वहां भी इसकी पहुंच थी। ऐसे करके अमेरिका को यह डर सता रहा था कि ये हमारे 2 गुने ठिकानों या शहरों पर क्या कर सकता था, हमला कर सकता था। बस यही हिस्सा जो थोड़ा सा बच रहा था। ऐसे करके अमेरिका को बहुत ज्यादा डर सता रहा था कि यदि इन्होंने परमाणु हमला हमारे ऊपर कर दिया तो हमारा देश तो क्या हो जाएगा, एक समाप्ति ही हो जाएगा। ऐसे करके क्या हुआ था। अब ऐसे फिर जब ये स्थिति बनी तब अमेरिका ने क्या किया, तब अमेरिका ने अपने जंगी बेड़े, क्या जंगी बेड़े होते हैं पानी के, जो बड़े बड़े जो जहाज होते हैं जो वॉर करने के लिए, लड़ाई करने के लिए सेना द्वारा यूज किए जाते हैं, जिन पर हथियार होते हैं बहुत से, उनको युद्ध में यूज किया जाता है। वहां से अपने जंगी बेड़े भेज दिए क्यूबा की तरफ। क्या, क्यूबा की तरफ। और क्यों भेजे क्यूबा की तरफ, क्योंकि क्यूबा जो सोवियत संघ यहाँ पर जो जहाज आ रहे थे वो क्यूबा यहाँ पर उनको रोकने के लिए इसने ये सामने आमने सामने दोनों के, सोवियत संघ और अमेरिका के, आके डट गए। और जब ये डट गए तो पूरी दुनिया, ये पूरा विश्व ये सोचने लगा कि अब क्या होगा कि विश्व युद्ध होकर रहेगा। और युद्ध इन दोनों में होता तो ये एक छोटा मोटा युद्ध नहीं होता, ये तो एक तीसरे विश्व युद्ध के रूप में तब्दील होने में क्योंकि कम ही समय लगता, क्योंकि दोनों के पास में परमाणु शक्ति थी। यदि एक भी परमाणु हथियार से हमला कर देता तो दूसरा भी करता, और ऐसे करके विश्व विनाश की तरफ अग्रसर हो जाता। इसको क्यूबा मिसाइल संकट के नाम दिया गया था, क्योंकि ये शीत युद्ध में सबसे चरम बिंदु था। ऐसे करके फिर इन्होंने वापसी का रुख कर लिया, तो ऐसे करके युद्ध टल गया, दोनों वापस हो गए थे। ठीक है, अब देखते हैं इससे आगे। देखिए, यह नक्शा क्यूबा में तैनात की जा रही परमाणु मिसाइल की पहुंच का दायरा दिखा रहा है। पहुंच का दायरा मैंने आपको बता दिया कि पहुंच का दायरा है, क्यूबा में यदि यहां मिसाइल तैनात कर दी गई थी तो उनका पहुंच का दायरा देखिए कहां तक जा रहा है। तो ये जो उसकी दायरा है परमाणु मिसाइल का, वो दिखा रहा है। यह नक्शा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA द्वारा क्यूबा मिसाइल संकट पर हुई गोपनीय बैठक में प्रयोग किया गया था। ये जो मैप आपको दिखाया गया है, यो अमेरिका की कोई बैठक हुई थी। आप बोल सकते हैं सभी राष्ट्र, सभी देश, जब कोई घटनाक्रम होता है तो उसकी प्लानिंग करने के लिए, वॉर प्लानिंग करने के लिए कोई बैठक यूज की गई थी। उसमें आप इसमें CIA जो दिया गया है, ये एक खुफिया एजेंसी का नाम है। जिस प्रकार से हमारे भारत देश की रॉ है वो काम करती है, खुफिया एजेंसी हमारे देश की रॉ, उसी प्रकार से अमेरिका की है CIA। और CIA की बैठक में ये क्यूबा मिसाइल संकट पर गोपनीय बैठक जो हुई थी उसमें यूज किया गया था। अब देखिए, वो थोड़ा सा ब्लड सा था, लेकिन इसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। क्यूबा और USA की स्थिति समझाने के लिए ये आपको बिल्कुल बेस्ट है। देखिए, USA, ये जो आ रहा है, ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, USA है, और ये सेकंड है क्यूबा। कौन सा? क्यूबा। तो ये आप इसमें देख सकते हैं मैप में कि दोनों की स्थिति किस प्रकार से पास पास में है। और यहां यदि मिसाइलें तैनात कर दी जाती तो कितना हताहत मामला होता, यहां से ये कितनी स्थिति इसको नुकसान पहुंचा सकता था। ये आप अच्छी तरह से, इसी को क्यूबा मिसाइल संकट का नाम दिया गया था। जब क्यूबा पर परमाणु हथियार सोवियत संघ द्वारा, सोवियत संघ के नेता कौन थे? निकिता क्रुश्चेव, जो उनके द्वारा यहाँ पर परमाणु हथियार तैनात कर दिए गए थे, और अमेरिका ने उनको हटाने के लिए अपने जो मिलिट्री जो पावर थी, जो जंगी बेड़े थे, उनको यूज करके आमने सामने जब इनकी सेनाएं डट गई, और विश्व को क्या लगा कि परमाणु युद्ध होकर रहेगा, इसी को क्या, किसका नाम दिया गया था? क्यूबा मिसाइल संकट का नाम दिया गया था। बहुत पास फिर भी बहुत दूर, मैंने नक्शे में देखा कि मुझे यकीन नहीं हुआ। ये बात आपको बस इतना दिखा रही है कि इतने पास होते हुए भी इन दोनों की विचारधाराएं क्या हैं, मिलती नहीं है। क्योंकि अमेरिका में पूंजीवाद है और क्यूबा किसको फॉलो करता था? साम्यवाद को। ये आपसी संबंधों को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? आपसी संबंधों को, कि महाशक्ति के इतने पास होने के बावजूद या इतने पास होने के बाद भी क्यूबा में सालों साल से अमेरिका विरोधी सरकार कायम है। ये आप इसके संबंधों को दर्शाता है। ठीक है,